Rapaglinide. Rapaglinide is an oral hypoglycemic agent और क्योंकि ये hypoglycemic agent है so it is used to control diabetes और it is a meglinetide. Meglinetide में rapaglinide भी आ सकता है और natiglinide भी आ सकता है. अब ये करती क्या है? It is a secretagogus. Secretagogus का मतलब है कि ये इंसुलिन की रिलीज को प्रोमोट कराती है फ्रॉम द बीटा सेल्स ऑफ द पैंक्रियास. सो इसका इफेक्ट क्या होगा कि जो ग्लूकोज के लेवल्स होंगे वो फॉल कर जाएंगे और जो इंसुलिन के लेवल्स होंगे वो इंक्रीज कर जाएंगे. अब क्योंकि इसने सिर्फ इंसुलिन रिलीज कराई है सो बाकी जितने भी इफेक्ट्स होंगे, साइड इफेक्ट्स होंगे वो इंसुलिन वाले ही होंगे. तो अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल की बात करें तो डिफरेंट फैक्टर्स हो सकते हैं जो इसको इन्फ्लुएंस करेंगे. फॉर एग्जांपल एब्जॉर्प्शन फ्रॉम जीआईटी ट्रैक. जितनी ज़्यादा जीआईटी में से ग्लूकोज एब्जॉर्ब होगी उतने ज़्यादा लेवल्स जो है वो इंक्रीज करेंगे. इसके अलावा ग्लाइकोजिनोलाइसिस. जितना ज़्यादा ग्लाइकोजन टूटेगा उतने ज़्यादा ग्लूकोज लेवल्स जो है वो इंक्रीज करेंगे. एंड वी हैव ग्लूकोनियोजेनेसिस. ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ शुगर फ्रॉम द नॉन शुगर मोइटी. जितनी ज़्यादा शुगर बनेगी उतने ज़्यादा ग्लूकोज लेवल्स जो है वो इंक्रीज करेंगे. इसके अलावा क्या हो सकता है? ग्लाइकोजन सिंथेसिस. जितना ज़्यादा लिवर जो है ग्लाइकोजन बनाएगा इसका मतलब ग्लूकोज लेवल जो है ब्लड में वो ड्रॉप कर जाएंगे. इसके अलावा यूटिलाइजेशन बाय द टिश्यूज़. जितना ज़्यादा टिश्यूज़ जो है यूटिलाइज करेंगे ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो ड्रॉप कर जाएगा. और फाइनली वी हैव इंसुलिन रिलीज फ्रॉम द बीटा सेल्स ऑफ द पैंक्रियाज. अब हर स्टेप के ऊपर डिफरेंट ड्रग्स लग सकते हैं. फॉर एग्जांपल जो ड्रग्स इंसुलिन को रिलीज करवाएंगे, प्रोमोट करवाएंगे, उन्हें हम कहेंगे दीज आर सिक्रेटोगोगस. उसमें आ जाएगा ग्लाइबेनक्लामाइड, टॉलब्यूटामाइड, ग्लिम्पिराइड, ग्लिपिजाइड, रैपाग्लिनाइड, नेटिग्लिनाइड वगैरह. इनको हम कहेंगे कि दीज आर सिक्रेटोगोगस. ये इंसुलिन की रिलीज करवाएंगी. इसके अलावा जो एब्जॉर्प्शन होनी थी इंटेस्टाइन में से कुछ ड्रग्स इसको भी इनहिबिट करेंगी और इस ड्रग को हम कहेंगे ए कार्बोज. अब ए कार्बोज क्या करेगी? दिस इज अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर एंड इट विल इनहिबिट द एब्जॉर्प्शन ऑफ द ग्लूकोज फ्रॉम इंटेस्टाइन्स. उसके अलावा हम मेटफॉर्मिन्स भी दे सकते हैं. अब मेटफॉर्मिन्स क्या करेंगी? ग्लूकोनियोजेनेसिस को इनहिबिट कराएंगी और प्रोमोट कराएंगी यूटिलाइजेशन बाय द टिश्यू. मेटफॉर्मिन्स क्या करेंगी? ग्लूकोनियोजेनेसिस को इनहिबिट कराएंगी, टिश्यू सेंसिटिविटी जो इंक्रीज कराएंगी और ग्लूकोज की अपटेक को इंक्रीज कराएंगी. इन्हीं मेटफॉर्मिन्स को हम कहेंगे दीज आर बाइगुआनाइड्स. इन बाइगुआनाइड्स के साथ साथ हम ग्लिटाजोन्स भी दे सकते हैं जिसमें रोजिग्लिटाजोन और पायोग्लिटाजोन. ये क्या कराएंगी? ये ग्लूकोनियोजेनेसिस को इनहिबिट कराएंगी और उसके साथ साथ यूटिलाइजेशन बाय द टिश्यू इसको प्रोमोट कराएंगी. सो दीज आर ग्लिटाजोन्स, रोजिग्लिटाजोन एंड पायोग्लिटाजोन. तो इनकी वजह से जो होगा वो क्या होगा? ग्लूकोज रिलीज फ्रॉम द लिवर ये डिक्रीज कर जाएगी, मसल्स में अपटेक जो है इंक्रीज कर जाएगी, सेंसिटिविटी जो है इंक्रीज हो जाएगी. उसके अलावा हम इंसुलिन दे सकते हैं. इंसुलिन क्या करेगी? जो ग्लाइकोजिनोलाइसिस था उसको ब्लॉक करेगी यानी ग्लाइकोजन को नहीं टूटने देगी. ग्लूकोनियोजेनेसिस को भी ब्लॉक करेगी इंसुलिन. इसके अलावा इंसुलिन क्या करेगी? जो ग्लाइकोजन सिंथेसिस होनी थी इसको प्रोमोट करेगी यानी ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज को चेंज करेगी ग्लाइकोजन के अंदर. और फाइनली इंसुलिन और क्या करेगी? इंसुलिन यूटिलाइज करवाएगी ग्लूकोज को बाय द टिश्यूज. ये सारे जो है वो इंसुलिन के फंक्शंस हैं. तो अगर इंसुलिन के फंक्शंस को समराइज करेंगे तो क्या होगा? ग्लूकोज अमीनो एसिड फैट्स की अपटेक को इंक्रीज करेगी, स्टोरेज को इंक्रीज करेगी, ग्लाइकोजन सिंथेसिस को इंक्रीज करेगी इन द मसल्स, इन द लिवर, प्रोटीन सिंथेसिस को इंक्रीज करेगी. इट हैज़ लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ग्रोथ ऑन ग्रोथ एंड जीन एक्सप्रेशन. उसके अलावा ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करेगी, ग्लाइकोजिनोलाइसिस को इनहिबिट करेगी, ग्लूकोनियोजेनेसिस को इनहिबिट करेगी और लिपोलिसिस को इनहिबिट करेगी. ये सारे फंक्शन इंसुलिन के हैं. और फाइनली इस सब सिनेरियो में हम एक और ड्रग दे सकते हैं दैट इज ग्लूकागॉन. अब ग्लूकागॉन कोई एंटी डायबिटिक ड्रग नहीं है, ये बिल्कुल इसके अगेंस्ट है. ग्लूकागॉन क्या करेगा? दिस इज गोइंग टू इंक्रीज द ग्लूकोज लेवल. ये बिल्कुल ऑपोजिट करेगा, ग्लूकोज लेवल इंक्रीज करेगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाएगा, ग्लाइकोजिनोलाइसिस ज़्यादा प्रोमोट कराएगा. इसके साथ साथ ग्लूकागॉन की वजह से हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा, हार्ट की जो फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन है वो इंक्रीज हो जाएगी और ग्लाइकोजन सिंथेसिस जो है वो डिक्रीज हो जाएगी. ग्लूकागॉन इज एग्जैक्टली द ऑपोजिट ऑफ इंसुलिन. तो अगर हम स्पेसिफिकली सिर्फ रैपेग्लिनाइड के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो हमें पता है कि जो पैंक्रियाज होता है उसके अंदर बीटा सेल्स होते हैं. अब इसका एक्शन भी बिल्कुल सल्फोनाइल यूरिया जैसा है. अब होता क्या है कि जो बीटा सेल्स हैं इनके ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं सल्फोनाइल यूरिया रिसेप्टर और इसकी भी एक सब टाइप होती है विच इज़ KATP चैनल. अब होता क्या है कि जो रैपेग्लिनाइड है वो इस KATP चैनल के साथ आकर
बाइंड करता है, जिसकी वजह से होगा क्या कि जो पोटाशियम के चैनल्स हैं वो क्लोज कर जाएंगे। जब पोटाशियम चैनल्स क्लोज होंगे तो उसकी वजह से डीपोलराइजेशन की स्टेट अचीव हो जाएगी। जब डीपोलराइजेशन होगी तो उसके रिजल्ट में जो कैल्शियम चैनल्स हैं वो एक्टिवेट होंगे। जब कैल्शियम चैनल्स एक्टिवेट होंगे तो कैल्शियम का ज़्यादा से ज़्यादा इन्फ्लक्स होगा, कंट्रैक्शन होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, इंसुलिन की एक्सोसाइटोसिस होगी, या जिसे कहें इंसुलिन वो रिलीज़ होगी। जब इंसुलिन रिलीज़ होगी तो बाकी जितने सारे इफेक्ट्स और साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो भी इंसुलिन वाले ही होंगे। सो इट इज़ ओनली अ सेक्रेटोगोगस, ये इंसुलिन के लेवल्स को इंक्रीज करेगा और ग्लूकोज के लेवल्स को डिक्रीज करेगा। इट स्टिमुलेट्स इंसुलिन रिलीज फ्रॉम द बीटा सेल्स इन द पैंक्रियाटिक आइलेट्स। रैपाग्लिनाइड के फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो इसका जो ऑनसेट है दैट इज क्विक, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है दैट इज शॉर्ट, हाफ लाइफ जो है वो 1 आवर की है, और इसका जो एक्शन है वो रिड्यूस हो सकता है ऐसी ड्रग्स से जो इंड्यूस करती हैं P450 एंजाइम, फॉर एग्जांपल कार्बामेजिपिन। और नेटिग्लिनाइड जो कि एक और हमारे पास मैग्लिनिटाइड है, ठीक है, मैग्लिनिटाइड में दो आ सकते हैं, रैपाग्लिनाइड और नेटिग्लिनाइड। सो नेटिग्लिनाइड इज अनदर मैग्लिनिटाइड विद हाफ लाइफ ऑफ 1 to 5 hours। सो क्लिनिकल यूज़ में आ सकता है टाइप 2 डायबिटीज़, उसकी ट्रीटमेंट में हम टाइप 1 में नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि टाइप 1 में बीटा सेल्स होते ही नहीं है। हमें कुछ ना कुछ बीटा सेल्स चाहिए जिनके अंदर से हम इंसुलिन को रिलीज़ करवाएं। इट हैज़ अ रैपिड एक्शन एंड गुड कंट्रोल ऑफ पोस्टप्रेंडियल हाइपरग्लाइसीमिया। इट इज़ कंबाइंड विद मेटफॉर्मिन या ग्लीटाजोन, ग्लीटाजोन में आ सकता है पायोग्लीटाजोन या फिर रोजिग्लीटाजोन, इनके साथ भी हम कंबाइन कर सकते हैं। Now the rapaglinide is metabolized in liver, so it is useful in patients with renal insufficiency। तो अगर कोई पेशेंट है जिसकी रीनल इंसफिशियंसी, हम उसको रेपाग्लिनाइड देंगे क्योंकि इसका एक्चुअल मेटाबॉलिज्म है वो लिवर के थ्रू है। टॉक्सिसिटी, साइड इफेक्ट्स, रेपाग्लिनाइड की वजह से हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, लेकिन ये बहुत ही अनकॉमन फिनोमेना है। हाइपोग्लाइसीमिया सिर्फ उस केस में होगा जब रेपाग्लिनाइड का जो मेटाबॉलिज्म है वो कोई और ड्रग जो है उसको इनहिबिट कर रही हो, फॉर एग्जांपल जेमफेब्रोजिल, इसकी प्रेजेंस में ही हाइपोग्लाइसीमिया होगा, वरना जनरली ये एक अनकॉमन फिनोमेना है। तो अगर एंटी डायबिटिक ड्रग्स को हम समराइज करें तो उसमें सबसे पहले इंसुलिन आएंगी। इंसुलिन्स में रैपिड एक्शन में लिस्प्रोएस्पार्ट और ग्लूलिसिन, उन्हीं इंसुलिन्स में शॉर्ट एक्टिंग में रेगुलर इंसुलिन, उन्हीं इंसुलिन में जो इंटरमीडिएट एक्टिंग है उसमें एनपीएच, एनपीएच का मतलब है न्यूट्रल प्रोटामीन हैगिट्रॉन, जिसे हम आइसोफेन इंसुलिन कह सकते हैं। और लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन्स में आएंगी ग्लाजिन, डेटामियर और डेग्लूडिक। उसके अलावा कुछ और ड्रग्स हैं उन्हें हम कहते हैं दीज आर सिक्रेटोगोगस, यानी ये इंसुलिन की सिक्रीशन को इंक्रीज कराएंगी। और इन ड्रग्स में आ सकती हैं सल्फोनाइल यूरिया। सल्फोनाइल यूरिया हमारे पास दो हैं, फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में क्या आ सकती हैं, टॉलब्यूटामाइड, टोलाजेमाइड और क्लोरप्रोपामाइड। और सेकंड जनरेशन सिक्रेटोगोगस सल्फोनाइल यूरिया में आ सकती हैं ग्लाइब्यूराइड, जिसका दूसरा नाम है ग्लाइबेनक्लामाइड, और ग्लिपिजाइड, ग्लिम्पिराइड वगैरह आ सकती हैं। देन वी हैव मैग्लिनिटाइड्स। मैग्लिनिटाइड्स में रैपाग्लिनाइड और नेटिग्लिनाइड आ सकते हैं। उसके अलावा कुछ और ड्रग्स होती हैं उन्हें हम कहते हैं बायगुआनाइड्स। बायगुआनाइड्स में मेटफॉर्मिन, और मेटफॉर्मिन हम पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज में भी दे सकते हैं। उसके अलावा दो ड्रग्स हैं, दीज आर ए कार्बोज एंड मिग्लिटोल, इन्हें हम कहते हैं अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर, और ये क्या करेंगी, जीआईटी से एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट कराएंगी। देन वी हैव थायाजोलिडीन डायोन्स, जिसमें रोजिग्लेटाजोन और पायोग्लेटाजोन आ सकती हैं। इसके अलावा अमाइलिन एनालॉग, अमाइलिन एनालॉग्स, सो अमाइलिन एनालॉग्स में आ सकती हैं प्रेमलेंटाइड। कुछ और एंटी डायबिटिक ड्रग्स में हमारे पास इनक्रेटिन मॉड्यूलेटर्स आ सकते हैं। इनक्रेटिन मॉड्यूलेटर्स दो तरह के हो सकते हैं, GLP-1 एनालॉग्स हो सकते हैं या फिर DPP-4 इनहिबिटर्स हो सकते हैं। DPP-4 का मतलब है डाइपेप्टिडाइल पेप्टिडेज इनहिबिटर। अगर GLP-1 एनालॉग्स को देखेंगे तो उसमें एक्जेनाटाइड, लायराग्लूटाइड, एल्बिग्लूटाइड और ड्यूलाग्लूटाइड आ सकते हैं। और अगर DPP-4 इनहिबिटर्स की बात करें तो साइटाग्लिप्टिन, सेक्साग्लिप्टिन, लाइनाग्लिप्टिन और विल्डाग्लिप्टिन आ सकते हैं। Then we have finally another group of the drugs which are called SGLT2 inhibitors. अब ये ड्रग्स क्या करती हैं, ये ड्रग्स यूरिन में से ग्लूकोज को एब्जॉर्ब नहीं होने देती, जिसकी वजह से ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो ड्रॉप कर जाते हैं। और इसमें क्या आ सकते हैं, कैनाग्लाइफ्लोजन, डैपाग्लाइफ्लोजन, एपाग्लाइफ्लोजन और एप्राग्लाइफ्लोजन।